मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर, अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظीम। सूरह अस्सफ़ की आयात बय्यिनात तिलावत की हैं, जिनका तर्जुमा ये है, और वो वक्त भी याद करो जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और जो किताब मुझसे पहले आ चुकी है यानी तौरात, उसकी तस्दीक करता हूँ, और एक पैगंबर जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, उनकी बशारत सुनाता हूँ। फिर जब वो उन लोगों के पास खुली निशानियाँ लेकर आए तो कहने लगे कि ये तो सरीह जादू है, और उससे ज़ालिम कौन कि बुलाया तो जाए इस्लाम की तरफ और वो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे, और अल्लाह ज़ालिम को हिदायत नहीं दिया करता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हक़्क़ुल मुस्लिमि अलल मुस्लिमि ख़म्स रद्दुस्सलामि व इयादतुल मरीज़ व इत्तिबाउल जनाइज़ व इजाबतुद्दाअवा व तशमीतुल आतिस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक़ हैं: सलाम का जवाब देना, मरीज़ की बीमार पुरसी करना, और जनाज़ों के पीछे चलना, और दावत को कबूल करना, और छींकने वाले की छींक का यरहमुकल्लाह के साथ जवाब देना। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है।
में सफ़े अम्बिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। वो इमाम सफ़े अम्बिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। Bismillahirrahmanirrahim. The question are, Miss Tahira Aurangzeb Sahiba, Mohtharma Tahira Aurangzeb Sahiba, not present. अच्छा नमाज के लिए मोहतरमा आलिया कामरान साहिबा। जी क्वेश्चन नंबर 108। आंसर बी टेकन एज रेड। जी जी मोहतरम, मैंने जो सवाल पूछा था उसके जवाब में मुझे बताया गया है कि हर यूनिवर्सिटी की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो यूनिवर्सिटियाँ मुख्तलिफ लेती हैं, और साथ ही साथ जो उनका तरीक़ाकार है दाखिले का वो भी हर यूनिवर्सिटी का चेंज है। तो मोहतरम, अगर HEC एक है तो ये तरीक़ाकार और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इसका कोई पॉलिसी के तहत ये क्यों नहीं ली जा रही? होता ये है कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम के ऊपर 1500 रुपया बच्चों से ले लिया जाता है और रिज़ल्ट आने से पहले ही, तो
तो उसमें ये होता है कि जो बच्चे ये फ़ीस या जो इसके ऊपर 1500 से आप बढ़ा लें, कम से कम 3000 तक उनका ख़र्चा पहुंच जाता है, वो ये जमा नहीं करवा पाते। तो उसमें ये होता है कि जो बच्चे जमा करवा पाते हैं, जब इम्तिहान का रिज़ल्ट आ जाता है और उसके बाद जो मेरिट के ऊपर होता है, वो सीट्स पहले ही वो बच्चे जो पैसे जमा करवाते हैं वो ले जाते हैं। तो यहाँ पर भी मेरिट की धज्जियाँ जो हैं वो उड़ाई जाती हैं। तो इसके ऊपर एक तरीक़ाकार होना चाहिए, वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए HEC की, ताकि मेरिट के ऊपर जो है उन बच्चों को लिया जा सके। और इस मद के अंदर जो फ़ीस ये वसूल कर लेते हैं कॉलेजेस, जो कि वापस नहीं हो सकती, तो इसके लिए भी कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। तो इसके ऊपर HEC मिनिस्ट्री का क्या है, इसके ऊपर उन्होंने काम किया है? जी, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। थैंक यू सर। उन्होंने तो तकरीरी क्वेश्चन पूछने में कर दी है सारी, लेकिन इसका वैसे तो जवाब दिया हुआ है सारा रिटर्न। ये बात दुरुस्त है कि इनके दो इश्यूज़ हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस का। रजिस्ट्रेशन फ़ीस बिल्कुल ये बात दुरुस्त है इनकी कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाती है और मुख्तलिफ उसकी अमाउंट होती है, 1500 भी होती है और अप टू 5500 तक भी होती है। तो वैसे तो ये डिस्पैरिटी है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो रिपीटेड ली जाती है हर सेमेस्टर में वो गलत है। इनकी बात दुरुस्त है और मैंने ऑनवर्ड ये किया है कि एक ही दफ़ा रजिस्ट्रेशन फ़ीस लें, उसके बाद जितने साल भी वो पढ़ते रहें कोई हर सेमेस्टर में उनकी दोबारा रजिस्ट्रेशन फ़ीस मत लें। ये इंशाल्लाह हो जाएगा, ये मैं उनको तसल्ली देता हूँ, बल्कि उसको भी बता रहा हूँ। बाकी जो उसमें मुख्तलिफ उसके स्लैब हैं, मुख्तलिफ 1500 है या 3000 है या 3500 है या 5500 है, उसकी वजूहात यह है कोई प्राइवेट भी हैं यूनिवर्सिटीज़, कुछ पब्लिक सेक्टर में भी हैं। तो पब्लिक सेक्टर में भी वो वैसे इंडिपेंडेंट हैं, वो आज़ाद हैं, सिंडिकेट है उनका और सेनेट है उनका जो फैसले ये करते हैं। लेकिन जहाँ तक पब्लिक सेक्टर का तल्लुक़ है हम कह सकते हैं, लेकिन प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कोई हम ऐसे सच रेगुलेट नहीं करते। यहाँ से चार्टर पास होते हैं आपके यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ के, जो मैंने कई दफ़ा कहा है कि ये इस हाउस में ऑनरेबल मेंबर्स थोड़ी सी तकलीफ़ किया करें, इधर आने के बजाय पहले उसको प्रोसेस होने दें पूरा हर जगह से, ताकि हमें पता हो कि उसका लॉ जो बन रहे हैं वो कैसे हैं, क्योंकि उसमें तुम्हारा इनपुट ही नहीं होता। दूसरा जो बात है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ बना रही हैं, वो भी इसी तरह ही कर रही हैं, वो हमसे पूछ नहीं रही, जो इंतहाई गैर कानूनी बात है, गैर इन्नी बात है कि हमसे NOC चाहिए उनको, लेकिन सूबे ज़ोरावर है बना रहे हैं। लेकिन उसका अंजाम ये होता है कि अब जिस तरह एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट का मसला बना हुआ है कि डिग्रियां हम नहीं दे, उनकी टेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो एक्रीडेटेड बॉडी नहीं है हमारे पास। तो वो प्रोविंशियल किसी जगह से चार्टर हो गया और बन गई है, और अब वो यूनिवर्सिटी वो वहाँ से डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, लेकिन उनकी डिग्रियों को एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा। जब ये हम किधर कहते हैं तो ये मानते नहीं हैं, जब वो सिचुएशन आती है तो कहते हैं जी आप बच्चों का सवाल है इनको कर दें। तो मैं समझता हूँ ये एजुकेशन का जो सेक्टर है इंतहाई एक अहम सेक्टर है, जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, जिसमें बहुत सारी हमें मामलात ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें उनकी क्रेडेंशियल देखने पड़ते हैं, क्रेडिबिलिटी देखने पड़ती है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी देखनी पड़ती है। तो यहाँ से ये कर तो रहे हैं बिज़नेस के तौर पे, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। बाकी इन्होंने कहा है कि एडमिशन पे मुख्तलिफ जब इंटरमीडिएट बोर्ड का रिज़ल्ट आता है तो बगैर बाज़ बोर्ड के रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होते तो उनकी एडमिशन शुरू कर देती हैं यूनिवर्सिटीज़। ये बात भी इनकी दुरुस्त है, लेकिन हुआ तब है जब ये कोविड की वजह से हमारे मुख्तलिफ बोर्ड्स में मुख्तलिफ वक्तों पे एग्ज़ाम उन्होंने शुरू किए। जब एक बोर्ड का इंटरमीडिएट बोर्ड का रिज़ल्ट आ जाता है तो उसको वो ओपन कर देते हैं अपनी एडमिशन, और वो लोग एक एफिडेविट जो जिनके नहीं अभी रिज़ल्ट आए होते वो एक एफिडेविट दे के वहाँ पे अपना एडमिशन फॉर्म दे देते हैं, उनको कंडीशनल वो कर लेते हैं दाखिल उनके एफिडेविट पे कि हम पास हो जाएंगे, हमारे इतने नंबर आ जाएंगे। जब नहीं आते तो उनकी एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। और उसमें भी ये रेगुलरिटी एक है जो इनको बिल्कुल आज ही मैंने
इस पर गौर किया है कि वो यूनिवर्सिटीज़ करती क्या हैं कि फिर उनको रिफ़ंड करती हैं फ़ीस के, अगर 10 दिन में हम आप लेंगे तो आपको 20% हम वापस करेंगे, अगर उससे लेट हो जाएंगे तो करेंगे ही नहीं। तो ये भी मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती है। इसका मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ कि पहले तो जो एक गैप है एग्जामिनेशंस का उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। ये जो अगले दिन बिल पास हुआ है फ्राइडे को IBCC, वो इसीलिए किया है कि इंटरमीडिएट जो बोर्ड है, इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी, जितने भी बोर्ड पाकिस्तान के उनके साथ ये अदारा कोऑर्डिनेट करेगा और उनको एक डायरेक्शन में लेके आएगा। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें हैं, इनको हम दूर कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये जो इनके दोनों क्वेश्चन जो हैं वो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी या फ्लास थे, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे, मैं इनको यकीन दिलाता हूँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। अब्दुल अकबर चित्राली साहब टू आस्क वन सप्लीमेंट। मैंने इसमें सवाल अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जी। मोहतरमा शगुफ्ता जमानी साहिबा, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन शेख रोहेल अजहर साहब, नॉट प्रेजेंट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहतरमा आलिया कमरान साहिबा। जी शुक्रिया जी। जी क्वेश्चन नंबर 5। आंसर बी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री सवाल करें। जी मोहतरम, ये मैंने सवाल पूछा है इसमें कि जो सैलाब ज़दा इलाके हैं ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, इसमें तलबा की ट्यूशन फ़ीस माफ़ करने के हवाले से जो है ये एक ऐलान आया था सामने कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी फ़ीस माफ़ कर दी है। और ये ट्विटर की तस्वीर जो एक अखबार में शाया हुई और मोहतरम मिनिस्टर साहब का अपना ट्विटर है उससे शाया की गई कि ये वो अपने एज आ फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो इसको उसको वो दे रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। बात ये है कि और यहाँ पर इस सवाल के जवाब में मुझे कहा जा रहा है कि HEC ने मरासला भेजा है इन तमाम इक़दामात को करने के लिए। तो क्या ये हुकूमत क्रेडिट HEC को दे रही है? अगर HEC को एक क्रेडिट दिया है तो क्या उसने जो काविशें की हैं उसमें क्या फ़ीस की वसूली के लिए क्या हो रहा है, या फिर अगर क्रेडिट हुकूमत का नहीं है तो फिर इनको अपने ट्विटर अकाउंट से वो तस्वीर हटा देनी चाहिए। जी मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। हमारे बड़ी मोहतरम है, हर वक्त वो नाराज़ रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई डायरेक्टिव था, लेकिन मैंने ज़रूर डायरेक्टिव दिया था। ये जो बात कर रही है ये मेरा डायरेक्टिव था कि आप ऐसा करें। और इसमें जो डायरेक्शन हमारी तरफ से की थी वो वेवर की नहीं है कि कोई फ़ीस माफ़ कर दी जाए। एक तो मैंने डेफर का कहा था, डेफर कर दें, वो डेफर कर दी गई। जो फ़ीसें थीं वो डेफर कर दी गई। किसी ने 6 महीने के लिए की, किसी ने 3 महीने के लिए की, किसी ने साल के लिए की यूनिवर्सिटी ने। और दूसरा ये था कि इनको स्कॉलरशिप दें, स्कॉलरशिप भी दे दिए हमने। और उसके बाद एक और कैटेगरी थी जिसको डेफर करने के अलावा भी हमने मुझे क्वेश्चन नंबर इनका पता नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये मैं देखूं, उसमें फिगर लिखा हुआ है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। 5 में मैंने कुछ लिखे थे उनके फिगर्स जो जिनको मैं कैटेगरी 3 की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें जो मैंने बताया ये 2 कैटेगरीज तो थी और तीसरी भी एक थी जिसका भी मुझे उसमें इल्म नहीं आ रहा कि तीसरी मैं अभी बता रहा हूँ इनको। तो ये चीज़ें हुई हैं, इनको मैं बता रहा हूँ। जो ये बात कह रहे हैं ये कोई डायरेक्टिव हुआ था, डायरेक्टिव मेरा था और ये हो गई थी। इसमें मोर देन 13,000 जो स्टूडेंट्स थे उनकी फ़ी डेफर हुई है, ये 13,000 स्टूडेंट्स की। और मोर देन 20,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस की इंस्टॉलमेंट्स की गई हैं। ये तीसरी किस्तें कर दी गई उनकी कि आप आसानी से अपनी फ़ीसें दे दें। और 40,000 जो है ना स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिए, ये जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ थे। तो ये हमारा था प्रोग्राम फ्लड अफेक्टेड एरिया के लिए। बाकी प्रोग्राम उसके अलावा है जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ पैकेज एक प्रोग्राम है, उनका फंड है, उससे भी सारी एक मदद हो रही है। लेकिन ये हम अपनी तरफ से ये किया था एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कि ये चीज़ें करें। और ये जितने 40,000 स्टूडेंट्स
20,000 स्टूडेंट, 13,000 स्टूडेंट्स, ये सारे इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं हमारी इस पॉलिसी से। तो मैं जो डायरेक्टिव था वो प्राइम मिनिस्टर का मिस कोट हुआ है, लेकिन मेरी तरफ से ये हुआ था। शुक्रिया जी। जी कादिर खान मंदुखेल साहब टू आस्क वन सप्लीमेंट्री। जनाब स्पीकर, मोहतरम वज़ीर साहब मौजूद है। एक तो मेरा ये सवाल था कि इस्लामाबाद में जहाँ हम तालीम की बात कर रहे हैं, मुफ्त तालीम की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 25A की बात कर रहे हैं, वहाँ 11 साल से डेली वेजेस पे 17 ग्रेड की ख़वातीन काम कर रही, जिसकी तनख्वाह सिर्फ 20,000 है, यानी कम अज़ कम उजरत भी 25,000 है। और यहाँ वज़ीर मौसम के कैपिटल यहाँ इस्लामाबाद में 20,000 दे रहे। दूसरा मेरे साथ ज़मनी है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो मनशियात का, क्रिस्टल का ये धंधे चल रहे, उसके हवाले से क्या किया मिनिस्टर साहब ने? जी मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ये तो पहले तो बड़ा इरेलेवेंट क्वेश्चन है, ये जो लिखे हमारी क्वेश्चन करें हम जवाब देंगे। मनशियात का भी रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन हम कुछ कर रहे हैं। तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैपिटल की, उसका तल्लक है। अंदर तो जो होता है उसके ज़िम्मेदार हैं, जो बाहर होता है उसके तो ज़िम्मेदार नहीं, लेकिन अंदर भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन करें, हम इनको तफसीलन जवाब देंगे, इनकी तसल्ली हो जाएगी। इस पे मुकम्मल तौर पे मंदुखेल साहब की मैं तसल्ली जवाब आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर मेहरीन रजाक भुट्टो साहिबा। Thank you, Mr. Speaker. Question number 6. आंसर बी टेकन एज रेड। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब। मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन था, जिसके ABCDE 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से मुझे 3 पार्ट्स का तो B, C और E का आंसर ही नहीं मिला। सर मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, जिस तरह से उन्होंने रेमिटेंसेस की बात की है, तो उसको मुझे क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि ट्रू हर्डल्स क्या हैं ये टारगेट अचीव करने के लिए? क्योंकि हमारी नेबर कंट्रीज़ का अगर आप IT का देख लें टारगेट, तो वो अरबों डॉलर्स में है। तो पाकिस्तान अपने IT सेक्टर में अच्छी एक्सपोर्ट करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहा है, और जो हर्डल्स हैं उनको किस तरह से ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, ये ज़रा बता दें। जी जनाब शहादत अवान साहब। जनाब वाला, ये इसका जवाब हमने बड़ी डिटेल में दे दिया गया है। और सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बात बताऊं सर कि IT ने पिछले जो 4-5 साल में, 3 सालों में काम किया है, उसके अंदर सर ये देख लें कि जो टोटल हमारी मतलब एक्सपोर्ट्स हैं सर, उसमें से USA को हम 57% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, UK को जो है 7.95 कर रहे हैं, UAE को 6.56% कर रहे हैं, सिंगापुर को 4.79%। सर इस वक्त जो है वाहिद पाकिस्तान में, हमने अपने आंसर के अंदर ये लिख दिया है कि पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं सर, उसके अंदर 37% एक्सपोर्ट्स जो हैं वो IT की हैं। जहाँ तक जो ऑनरेबल मेंबर साहबा ने पूछा है, मैंने साहबा ने, कि हर्डल्स जो हैं आपको इसके अंदर किस किस्म की हर्डल्स आपको पेश आ रही हैं, तो सर मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमने एनेक्स्टर B है जनाब, उसके अंदर हम ये लिख दिया है कि हमारी जो पॉलिसीज़ जो हैं उनमें इनकन्सिस्टेंसीज हैं। उसके अलावा टैक्सेशंस के जो इश्यूज़ हैं, चंद एक ITs में टैक्सेशन के इश्यूज़ हैं, बैंकिंग के बहुत सी मुश्किलात हैं, और उसके अलावा ट्रैवलिंग के लिए जो है उसको हमें बहुत आसान बनाना होगा। उसके अलावा सर हमारे पास लेक ऑफ स्किल जो है HR की जो है हमारे पास कमी है। उसके अलावा सर लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल है, लिमिटेड इंटरनेशनल मार्केटिंग और ब्रांडिंग जो है वो हमारे पास है। लेकिन इसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद, ये चीज़ तमाम लोग जो हैं ये अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान जो इस वक्त वर्ल्ड का दूसरे नंबर के ऊपर सर IT के शोबे में है। इंशाअल्लाह ताला ये हमारी पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट रहेंगी, हम अपने लोग जो हैं उनको फैसिलिटेट करेंगे। इस वक्त 6 लाख लोग जो हैं सर वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में IT से मुतल्लिक हैं जो कि वो काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला साहब देखेंगे जिस तरीके से हमने जवाब में लिखा है, ये काम बेहतर तौर पे आगे करने के लिए हम मज़ीद कोशिश करेंगे सर। जी डॉक्टर मेहरीन रजाक भुट्टो टू आस्क वन सप्लीमेंट्री। स्पीकर साहब, मैंने ये भी सवाल किया था कि इसको, इन हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। सर मिनिस्टर साहब मुझे बताएंगे कि मेरा सवाल है द एनुअल पोटेंशियल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्रीज IT सेक्टर। सर मुझे इस साल का एनुअल जो है वो पोटेंशियल बता दें कि क्या है और किस तरह से इसको टारगेट को अचीव किया गया है। इस साल का तो मेंशन है ना जी, आप
जी ये शहादत अवान साहब। जी जी, ये सर इसके अंदर सर मैं ये बता दूंगा सर कि पहली बात तो ये है कि सवाल के जवाब के अंदर ही जो है हमने ये दे दिएगा ऑनरेबल जी जी जी, जो 5 इयर्स के प्लान के लिए आपने ये कहा है कि तो सर उसमें ऑनरेबल साहब मिनिस्टर साहब को ये मैं कहूँगा कि पिछले 5 साल के लिए हमने आपके सामने डिटेल रख दी हैं, और अगर इसका जवाब ये आप देखें, जवाब के अंदर भी सर हमने बाकायदा फिगर्स जो हैं पहले जवाब के अंदर हमने ये लिख दिया है कि कितना हमने टारगेट जो अचीव किया है। 2.615 बिलियन जो है सर ये 21-22 के अंदर हमने अचीव किया है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला जो सिलसिला होगा, आने वाले वक्त के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसके लिए हम बेहतर तौर पे स्टेप जो हम ले रहे हैं सर। शुक्रिया जी। मोहतरमा आसिया अजीम साहिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। बड़ा तफसील से उन्होंने जवाब तो दिया है, लेकिन जो चार्ट फराहम किया गया है इसमें खाली क्वेश्चन नंबर बोलें जी, क्वेश्चन नंबर बोलें। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री सवाल आप करेंगे। ये जो इन्होंने एक चार्ट फराहम किया है जिसमें खाली असामियों की तादाद लिखी गई है, अगर इसको गौर से देखें तो ज़रा इसमें जितने असातिज़ा काम कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खाली असामियाँ हैं। इस तरह से तो जो असातिज़ा काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनकी एफिशिएंसी ठीक नहीं रहती। ये जो इस्लामाबाद के देहाती इलाकों में स्कूल्स हैं, वहाँ पे मेरे इल्म में है कि बहुत से असातिज़ा ऐसे हैं जो तकर्रियों के बग़ैर काम कर रहे हैं और उनको पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो खाली सीटें हैं इनको पुर करने का क्या तरीका है और कब पुर किए जाएंगे, इसका कोई टाइम फ्रेम दिया जाए। जी जनाब राना तनवीर हुसैन साहब। थैंक यू सर। मैं बिल्कुल काफ़ी हद तक इनसे मुतफिक हूँ। मैंने आज ये चीज़ पहले भी वैसे मेरे इल्म में है, बल्कि इससे मैं बड़ा ज़हनी तौर पे कोई थोड़ा सा इतना मुतमिन नहीं होता कि ये जो सिलसिले हैं कि जी एक बंदा 12-12 साल से काम कर रहा है डेली वेजेस पे और वो रेगुलर नहीं हो रहा, और ये रूल्स रेगुलेशन और कानून कायदे ऐसे हैं। तो ये जो बात कर रही हैं बिल्कुल 100% ठीक है। वहाँ पे ऐसे टीचर्स रखे गए हैं जिनकी शायद ज़रूरत थी लेकिन वैकेंसी नहीं थी उनके लिए, लिहाजा विदाउट वैकेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी वैकेंसी। तो विदाउट हैविंग सच वैकेंसी तो उन्होंने उनको वहाँ पे रख लिया और उनकी तनख्वाह कंटिजेंसी से या एक फ़ंड है, स्टूडेंट्स फ़ंड कोई एक है, उससे दी जाती थी या दी जा रही है। तो वो उस हिसाब से ही दे रहे हैं, इस तरह चल रहा है सिलसिला। लेकिन आज ही मैंने कहा है कि ये रूल्स रेगुलेशन देखें और इनको ज़रूर आप, अगर लॉ चेंज होना है तो लॉ हम प्रपोज करते हैं, अगर रूल्स चेंज होने हैं तो रूल्स का देखते हैं, और जो एक कम से कम एक हमारे पास टाइम फ्रेम हो कि 3 साल काम करेगा, कोई 1 साल काम करेगा या 5 साल करेगा, वो फिर वहाँ पे रेगुलर हो जाए। ये नहीं है कि 12 साल 10 साल वो कर रहा है और उसका उस कैटेगरी में नहीं आ रहा और एंड ऑफ द डे उसकी ना पेंशन है ना कोई और चीज़ है। तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी नौकरियाँ जो इस वक्त हैं वो उस तरीके से नहीं है कि ना तो वहाँ कोई वैकेंसी है, ना पे वहाँ पे कोई उनको कोई उनके लिए बजट है, वो कंटिजेंसी से या इधर उधर से मिलता है। तो ये चीज़ इंशाल्लाह मैं आज ही मैंने कहा जी इस पे ऊपर एक एक्सरसाइज करें ताकि इस पर कुछ काम किया जा सके। जी मोहतरमा आसिया अजीम टू आस्क वन सप्लीमेंट्री। आसिया अजीम साहिबा का माइक जी बोलें आप। जो खाली असामियाँ इस वक्त मौजूद हैं उनको फिल करने के लिए क्या तरीका कार है, क्यों नहीं की गई अभी तक? जी मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। जी खाली असामियाँ जहाँ जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे हो सकता है खाली असामियाँ ना हो, बल्कि मुझे बताया गया नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसी असामियाँ एग्जिस्ट करती हैं तो मैंने कहा उन पर आप एक इश्तिहार दें जो तरीका है, उसके अलावा नहीं हो सकता। ये जो मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ ये उनकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ कि रूल चेंज हो जाए तो फिर उनका एक राइट क्रिएट हो जाएगा कि उनको रेगुलर किया जाए जो वैकेंसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो इनका मैंने कहा जहाँ पे वैकेंसीज़ हैं अगर इश्तिहार दें और इनको प्रेफरेंस दें। ये जो लोग काम कर रहे हैं
वहाँ पे लिखें कि प्रेफरेंस इनको दी जाएगी, ताकि उनका जब इंटरव्यू, अगर वो इस तरह काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्वालिफाई करते हैं और हमारे जो प्रिंसिपल हैं या हेड मास्टर हैं वो सेटिस्फाइड हैं, तब इसलिए उन्होंने रखे हुए हैं ना कि आए पढ़ाएं और हम आपको तनख्वाह देते हैं। तो अगर ये केस है तो फिर वो मेरिट पे आते हैं वो लोग और उनको हम ज़रूर वहाँ पे अकोमोडेट करें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन शेख रोहेल हजर साहब, नॉट प्रेजेंट। जनाब सिकंदर अली साहब, क्वेश्चन नंबर बोलें। 9। आंसर भी टेकन इज रेड, सप्लीमेंट्री सवाल करेंगे। सर मुझे जवाब में बताया गया कि 7 एयरपोर्ट को फाल करने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी गई, तो दरख्वास्त दे देते हैं। दूसरा ये बताया गया कि 2010 से ये एयरपोर्ट बंद है, अभी हालिया सैलाब से पहले प्राइवेट जहाज़ लैंड कर रहे थे। तो सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अभी कलंदर लाल शहबाज का उर्स भी आ रहा है इसी महीने, तो इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए तो ज़ाहिर इनकी सहूलत मिलेगी। थैंक यू। जी मोहतरमा किरण इमरान डार साहिबा, माइक खोलें। थैंक यू स्पीकर साहब, और बड़ा अच्छा उन्होंने सवाल किया उसके बारे में, लाल कलंदर के बारे में। जब भी ये उर्स होता है तो हमें ये जो एयरपोर्ट है इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। जहाँ तक उन्होंने बात कही उसकी कि उसको एक्टिवेट नहीं किया जा रहा है, उसकी दरख्वास्त नहीं आ रही, तो वहाँ एक तो वर्कलोड नहीं है, वहाँ पे वर्कलोड हो और हमारे पास कोई दरख्वास्त आए एयरलाइंस की तरफ से तो हम उसको ऑपरेट कर लें। जहाँ तक आपने लाल कलंदर की बात की, वो उसका उर्स आ रहा है तो फिर उसके पे इंशाल्लाह हम उसको ऑपरेट करा लेंगे। जी मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली टू आस्क वन सप्लीमेंट्री। जनाब स्पीकर मेरा क्वेश्चन ये है वज़ीर हवाबाजी से। चित्राल एक सयाहती मकाम है जनाब स्पीकर, और पहले यूँ हुआ करता था कि पेशावर से भी फ़्लाइट होती थी और इस्लामाबाद से फ़्लाइट होती थी। फिर पेशावर को काट दिया गया, इस्लामाबाद से फिर 2 फ़्लाइटें हो गई, वो भी कम कर दिए। फिर गुज़श्ता साल वो 2 फ़्लाइटें भी तकरीबन मुअत्तल कर दी थी। और मैं यहाँ कौमी असम्बली में जब ये मसला उठाया तो मुझे ये कहा गया कि मार्च 2023 से जब हम शेड्यूल जारी करेंगे उस शेड्यूल में चित्राल के लिए फ़्लाइटें हम रखेंगे। लेकिन मुझे बावसूख ज़राए क्या यानी मुकम्मल तौर पर यह मालूम हो गया है कि शेड्यूल जारी हो गया है लेकिन चित्राल के लिए फ़्लाइटें नहीं रखी गई हैं। और मेरा मुतालबा ये है, और मेरी बहन जो है वज़ीर वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी, ये मुझे जवाब दे दें कि 1 मार्च से जो शेड्यूल रूट्स हैं उसमें चित्राल को शामिल क्यों नहीं किया गया, शामिल किया जाएगा या नहीं? चित्राली साहब ये तो फ्रेश क्वेश्चन मेरे ख्याल में इस पे कर लें, अगर मोहतरमा जवाब दे सकती है तो दे दें। जी माइक खोलें मोहतरमा किरण इमरान डार, माइक खोलें। मोहतरमा का माइक खोलें। किरण इमरान डार साहिबा। जी थैंक यू सर, आपने मेरा जवाब दे दिया कि ये फ्रेश क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिर भी मैं जो 1 मार्च से ये कह रहे हैं जो शेड्यूल में नहीं चित्राल की तरफ से फ़्लाइट जा रही, वो मैं चेक कर लूँगी, लेकिन अगर फ्रेश क्वेश्चन डाल दे तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जी मोहतरमा 2 क्वेश्चन हो गए हैं जी। मोहतरमा शगुफ्ता जमानी साहिबा, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद इमरान अहमद शाह। जी आप करें सवाल, चलें करें जी, लेकिन मेरीन रजाक भुट्टो का माइक को लें। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। एक तो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 था, वो सर अगर कमेटी को रेफ़र कर दें, और दूसरा मेरा जो सवाल है ऑनरेबल हमारी कलीग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा से कि सर ये जो हमारे इंटीरियर के सेक्टर हैं, सिंध में सिर्फ 2 सेक्टर चल रहे हैं, एक कराची और एक सक्खर। सर सक्खर इस्लामाबाद का जो हम फेयर देते हैं वो 45,000 देते हैं, और इस्लामाबाद कराची का हम 20 से शुरू करते हैं। तो मुझे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब बता सकती हैं कि ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव फेयर सक्खर इस्लामाबाद का क्यों है, और इसको कम करने के लिए क्या हम कर सकते हैं? जी मोहतरमा किरण इमरान डार साहिबा।
थैंक यू। क्या आपने ये क्वेश्चन किया? महंगाई आपके सामने भी है और फ्यूल्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन डाल लें, लेकिन मोहतरमा इस पे एक फ्रेश क्वेश्चन डाल दे, या आपको ये मुतलका मिनिस्ट्री मैं से आपको इंफॉर्मेशन brief- लेके आपको बता देगी। जी ओके जी, वो कमेटी में भेज दे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर इज रेफर टू द कमेटी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मोहतरमा शगुफ्ता जमानी साहिबा, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सप्लीमेंट्री एक पूछ लें जी। जी जी सारा बानो साहिबा कमाई खोलें जी। स्पीकर साहब, ये मोहतरमा शगुफ्ता जमानी नहीं है, उनका जो सवाल है उसमें उन्होंने तनख्वाहों के इजाफे के बारे में पूछा था। तो तनख्वाहों के, मेरा भी एक सवाल है कि मतलब कितना, एक नोटिफिकेशन तो निकला है 10%, भले महंगाई 50% बढ़ी है 10%, लेकिन वो अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो डायरेक्टर लेवल के हैं उन लोग वो खुद अपनी तनख्वाहों का तयन करते हैं। एक सेक्रेटरी साहब हैं, वो यहाँ से रिटायर हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी तनख्वाह का पैकेज बनाया और इस वक्त वो एमडी के ओहदे पर फाइज हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, ये मुझे बता दें कि मतलब जो काम कर रहे हैं 12-12, 25-25 साल से, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। आप महंगाई आप देख लें और 8 सालों से तनख्वाह नहीं बढ़ी। और जहाँ पर वापस फिर रिपीट कर लूँगी कि फिर ये जो डायरेक्टर अपनी तनख्वाह खुद क्यों मुतय्यन करते हैं, वो मुझे ज़रा प्लीज़ बता दीजिएगा, इनसे पूछ कर। जी मोहतरमा किरण इमरान डार साहिबा। थैंक यू कि आपने ये सवाल किया। आपने कहा 10 साल से नहीं बढ़ी, 2021 में बढ़ी और अभी एक हफ्ता पहले जो है ये इंक्रीमेंट जो आया है वो एक हफ्ता पहले है 10% का। आपने कहा 10 साल पहले नहीं बढ़ी, 2021 में हुई थी और ये ऑटोनमस बॉडी है। चेयर को एड्रेस करें जी। चले चेयर को एड्रेस करें जी। चले जो भी इनकी है कि ऐसा हुआ है तो मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करा के आपको बता सकती हूँ कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसके ऊपर ज़रूर अपने डिपार्टमेंट को कहूँगी कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। अच्छा आप इसको चेक कर लें जी, आप इसको चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद इमरान अहमद शाह, नॉट प्रेजेंट। तो आप चेक करके आपको बता देंगे ना, वो चेक करके बता देंगे जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मिस आसिया अजीम साहिबा। जी क्वेश्चन नंबर बोलें। 12। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री सवाल करें। मेरा सवाल मोहतरमा शहरी रहमान साहबा से ये है कि अगर ये वफाक का मसला नहीं है, सूबाई इशू है, तो हम सिग्नेटरी हैं कन्वेंशंस के जो यूएन के अंडर होती हैं, तो हम अभी मैं समझती हूँ वफाक इसका जवाबदेह है और उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन इश्यूज़ को देखे। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में जो मामलात हैं उसमें मशरूम्स की तरह फैली हुई जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं और जो पानी के रास्ते हैं उनके इर्द गिर्द जितनी भी खाली ज़मीन रखी गई थी उन सब पे तामीरात हो रही हैं। उस सिलसिले में वफाक की क्या ज़िम्मेदारी है और उन्होंने क्या किया है अब तक? जी मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर, फाजिल मेंबर ने जो सवाल पूछा है, एक तो वो सीडीए और इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेशन के हवाले से है कि डेवलपमेंट उनके हाथ में है और उनका जहाँ तक क्लाइमेट चेंज की बात है, देखिए हम 25 से 26 बल्कि 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के मातहत हैं, उनकी सिग्नेटरीज़ हैं, उनके हिस्सादार हैं और काफ़ी पाकिस्तान ने इंटरनेशनली उसमें इज़्ज़त भी कमाई है, उनको सबको बरकरार भी रखा हुआ है और वहाँ काफ़ी लीडरशिप भी आपने सुना होगा COP27 में प्राइम मिनिस्टर से लेके खारजा वज़ीर से लेके हम सब ने अपना भरपूर किरदार भी अदा किया। सूबों को 18वीं तरमीम के बाद कंप्लीट और मुकम्मल इस पर इख्तियार है, लेकिन इस दफ़ा हम क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं,
तो मसलन जैसे कल काबीना में नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी आ रही है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इससे पहले क्यों नहीं थी। स्मॉग से पूरा आधा पाकिस्तान इस वक्त पूरी सर्दियों के वक्त में, सीज़न में सांस लेना मुश्किल हो जाती है, सबकी दम घुट रहा है। तो हम अब ये करते हैं, नेशनल हैज़र्डस वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लाई है। हैज़र्डस वेस्ट पाकिस्तान में डंप हो रहा था दूसरे ममालिक से, तो हम काम कर रहे हैं जी। और हम सूबों को इस तरह आज भी उनको लेटर गया है कि जी अब फॉरेस्ट फायर्स का सीज़न मसलन शुरू होने वाला है, तो टास्क फोर्स हम चला सकते हैं, उससे आगे हम उनको हिदायत नहीं दे सकते, हम उसको अपनी एक्सपर्टीज़ पास ऑन कर सकते हैं कि जी आप ये कर सकते हैं। लंबी SOPs गई हैं फॉरेस्ट फायर्स के हवाले से, जो मैं आपको आज भी बता दूं। हमने कोई 6 महीने ये टास्क फोर्स चलाई चुपचाप हर सूबे से, और हर पॉलिसी जो आती है वो सूबे के साथ कंसल्टेशन में आती है। वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के लिए और इस्लामाबाद के लिए के हद तक ज़रूर हम उसका इतलाक़ करते हैं। और बाकी सूबे जो हैं, मेरी नज़र में सब पर पाबंदी तो नहीं हो सकती, 18वीं तरमीम के बाद पाबंदी बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन वो एडवाइस लेते हैं और अपनी काफ़ी वो खुश उसलूबी से काम करते हैं। तो ये सॉरी टू से ये सवाल म्यूनिसिपल और CDA के हवाले से है। बिल्कुल ऐसा मैं ये भी कहूँगी कि हम ग्रीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के हवाले से जितना भी आपको इनपुट देना है ज़रूर दें, हम भी वहाँ तक पहुँचाएँगे। डेवलपमेंट सारे मुल्क में हो रहा है, सारी दुनिया में यह तज़ाद है माहौलियात के एक्टिविस्ट के दरमियान और डेवलपर्स के दरमियान। तो ये तो यही अलमिया है सारी दुनिया का कि आपने पूरे प्लैनेट को इस तरह इस्तेमाल किया है। और प्लीज़ आपने यहाँ सवाल पूछा है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है जी। और आप यू आर टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट अ लोकल इशू। आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन स्टिल and will strive to answer it, have strive to answer it. बटन दबाया करें ना, फिर इस तरह एक आपने कर लिया जी। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब जी। ये मेरा सवाल है, ये मौसमी तब्दीली के हवाले से बात हो रही है। जनाब स्पीकर, चित्राल में दर्जनों ग्लेशियर हैं और वो पिघल रहे हैं और सालाना वहाँ तबाही हो रही है और उसकी वजह से दरियाब की कटाव जो है ज़मीनों को तबाह कर रही है। तो इस सिलसिले में सवाल मेरा ये है कि ग्लेशियर को कंट्रोल करने के लिए या उनसे उनके ख़तरात से बचने के लिए इन्होंने क्या इक़दामात उठाए हैं और उठा रहे हैं? जी मोहतरमा शरीर रहमान साहिबा। माइक खोलें जी मोहतरमा शरीर रहमान। कुछ ताख़ीर है। हाँ जी, चित्राली साहब, आपका बहुत अहम सवाल है और आपने चित्राल के बारे में बात की। देखिए, मुल्क में और पाकिस्तान में ग्लेशियर्स सबसे ज़्यादा हैं पोलर रीजन के बाहर के अलावा। तो ये हमारा एक नेशनल भी मसला है और ये एक दुनिया में इंटरनेशनल मसला बना हुआ है। यानी आर्कटिक और एंटार्कटिक इलाकों से वहाँ भी, और जो स्विट्ज़रलैंड के एल्प माउंटेन्स हैं, हर जगह जहाँ जहाँ ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। और एक बात मैं ज़रूर कहूँ कि ग्लेशियर्स पर काबू पाना एक ही तरीका है उसका। ग्लेशियर्स पे कोई काबू नहीं पाता, ये कुदरत का बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं मिरेकल है। और इस हवाले से द ओनली थिंग टू डू कि आप अपनी दुनिया में हर सतह पर ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, गरमाइश, और वो जो आपकी आलूदगी है माहौल में आती है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से, ट्रांसपोर्टेशन से, एग्रीकल्चर से, रेजिडेंशियल एमिशन से, ये उसका एक वाहिद तरीका है। लेकिन हम ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि असरात इसके बहुत तेज़ी और तुंदी से नज़र आते हैं और वो सीज़न फिर आ रहा है जी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का, तो हमने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। पिछले महीने से मैंने बल्कि ट्वीट भी डाला था कि UNDP के साथ हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है कि सारी कम्युनिटीज़ को हम ट्रेन करते हैं कि जब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो, और वो 300% ज़्यादा हो गए हैं। आप सूरज की आप हीट वेव के बारे में कुछ नहीं कर सकते, आप चादर नहीं इस वक्त लगा सकते किसी ग्लेशियर पे, आप उसके ऊपर कोई कवर नहीं बना सकते कि भाई वो एयर कंडीशन हो जाए, ये नहीं हो सकता। लेकिन आप वहाँ के लोगों को बचा सकते हैं,
वहाँ के जो तनसीबात को भी हम अक्सर नहीं बचा सकते, लेकिन लोग और मवेशी और कम्युनिटीज़ को जब ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम अर्ली वार्निंग का इस दफ़ा ग्लॉफ 2 में हुआ है। इट्स कॉल्ड UNDP के साथ हमारी बहुत लंबी पार्टनरशिप है और इससे हमारी लोगों के कम से कम जानों का ज़िया नहीं होता। ये दुनिया में बहुत ही सक्सेसफुल और कामयाब प्रोग्राम है। मगर आपने जो सवाल पूछा है उसकी नौयत ये है कि जो सारी दुनिया में बार बार कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, UN कह रही है, देखिए दुनिया अभी भी जो बड़े ममालिक हैं जिनके एमिशंस आपसे कहीं दुगने हैं, आप तो 1% से कम हैं, यानी कि हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ग्लोबल वार्मिंग में, लेकिन हम उसके असरात का रोज़ सामना करते हैं। अभी हीट वेव आएगी, फॉरेस्ट फायर्स आएगी, आपके ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ज़रूर होंगे और जब वो होंगे तो कम्युनिटीज़ को बचाना है। लेकिन आपके रास्ते में जो तनसीबात आएंगी जब वो फ्लड फटता है उसके लिए बहुत मुश्किल है कि एक छोटा सा हाइड्रो पावर स्टेशन अगर लगा है, किसी को पता नहीं कहाँ फटेगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम से कम हम लोगों को उस दिन हटा देते हैं। लेकिन कुदरत के जो इस वक्त असरात हैं दुनिया पर, ये मैं समझती हूँ पाकिस्तान छोड़ें दुनिया के लिए सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है जी। और मैं आप सबके सवालों को बहुत अहमियत से देखती हूँ। हमारी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी मौजूद है, हम आपके सवालों को हमेशा अहम समझते हैं। मैं समझती हूँ कि यहाँ लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ, मिनिस्टर्स को यहाँ खुद होना चाहिए सवालों का जवाब देने। नहीं हो सकते उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हों, सबके हैं, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट हों। ये आप प्लीज़ यकीनी बनाएं। मुझे अफसोस हो रहा है देख के कि लॉ मिनिस्टर को जवाब, मुझसे 1-2 दफ़ा पूछा किसी ने कि भाई लॉ मिनिस्टर कर दें, मैंने कहा नहीं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होंगी। अगर मैं मुल्क से बाहर हूँ या कुछ हो गया है या किसी मीटिंग में, वी आर बोथ हियर, और ये महकमे इस तरह चलने चाहिए और हमारी जवाबदेही इसी तरह आपके साथ यकीनी बनाएं। आप प्लीज़ सबको पाबंद करें मिनिस्टर्स को। May I have the attention of the honorable members? It is for information of the House that the faculty and students of University of the Central Punjab are sitting in the visitor gallery. We welcome them. Next question, Muhammad Abu Bakr Saab. Question number शुक्रिया स्पीकर साहब, PSDP के हवाले से क्वेश्चन नंबर बोलें जी। क्वेश्चन नंबर 13। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री वो सवाल करेंगे। इसमें मैंने सवाल किया था कि इंफॉर्मेशन बोर्ड के अंदर, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो अपॉइंटमेंट पिछले दिनों हुए थे उसमें डोमिसाइल वगैरह के हवाले से क्या क्राइटेरिया रखा गया। 2 कैटेगरीज हैं, एक नेस्ट ने इसके ऊपर इंटरव्यू और टेस्ट कंडक्ट किया था और एक डिपार्टमेंट ने। वो मेरे पास आ गया तफसीली जवाब, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा अगर इसके मिनिस्ट्री के हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तो जवाब दे दें, उसके बाद स्टडी करके फिर मैं इसको और मज़ीद इसके ऊपर सवाल डालूंगा। जी शहादत अवान साहब, आपने सवाल किया है जी? मैंने सवाल किया है कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो अपॉइंटमेंट हुए थे उनकी तादाद और उसमें डोमिसाइल वगैरह के जो कोटास थे उसको फॉलो किया गया है या नहीं। जी मिनिस्टर साहब। तो मैं सिर्फ ये बताऊं कि इसमें जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है गवर्नमेंट सर्विस के लिए, प्रॉपरली जो एडवर्टीजमेंट भी हमने ऑनरेबल MNA साहब को प्रोवाइड कर दी गई हैं, बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट का इसमें जो कोटा है सर उसको उसका ख्याल रखा गया है। और ये जितने भी मैंने एनेक्सर लगाए हैं, एनेक्सर A, इसके साथ जो है ना सर बाकायदा हमने डोमिसाइल जो है वो मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। और उसके अलावा वैसे ऑनरेबल MNA साहब की इतला के लिए ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 96 लोग हमने रखे हुए हैं इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज थी जो कि एनेक्सर A के अंदर जो है हमने बाकायदा मेंशन कर दिया है कि अकाउंटेंट इसमें 1 था, असिस्टेंट इसमें जो हैं वो 4 थे, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट 6 थे। वो डिटेल हमने टोटल सारे के सारे दे दी है। दोबारा मैं इसको रिट्रेट करता हूँ कि जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है स्ट्रिक्टली उसको जो है एडहेयर किया गया है। और उसके अलावा बाकायदा टेस्टिंग जो बॉडी है उसने इनके टेस्ट लिए हैं। उसके बाद जो इंटरव्यू की जो बाकायदा रूल्स के तहत जो अथॉरिटी कमेटी बनाई गई है उसने इसके टेस्ट लेने के बाद इन लोगों को इंडक्ट किया गया है।
इसमें किसी किस्म की वायलेशन नहीं। एनेक्सर के अंदर बाकायदा एडवर्टीजमेंट जो है वो दी गई है, उसमें कोटा जो है वो मेंशन किया गया है, क्वालिफिकेशन जो है उसके अंदर मेंशन की गई है और बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पे इन लोगों को रखा गया है। सर शुक्रिया जी, आपका पॉइंट आ गया जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब सिकंदर अली साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब मोहसिन दावर साहब। जी जनाब स्पीकर, जवाब मिल गया उसका। जी जवाब मिल गया उसका। सवाल नंबर बोल दे। कोई 15 है जी, ठीक है जी, ये वो जवाब तसली बख्श। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद इमरान शाह साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गौश बस मेहर साहब जी। Sir, आंसर बी टेकन एज रेड। sir, सप्लीमेंट्री my सवाल। supplement is that whenever the minister goes abroad for official visit or private visit, his summary is to be moved through his prime minister. Here reply is given that some has been removed, some have been moved through prime minister, some have gone directly. Those who have gone directly, I think they should pay from their pocket. How much money is, crore rupees have been spent on some minister's visit? भाई We are साहब, dying of hunger. भाई साहब We आप सवाल सुने जी। We have no money. We are begging for money. We are going everywhere for the money. See this list. How much people have spent on the visit? And I have asked the question that what was the purpose of the visit? There's no reply. So this should be taken in the next session. I should get the reply that why the minister went on the visit to so-and-so country, what was the benefit to our country, why this so much big amount has been spent, somewhere very meager amount has been spent. How can they visit such a big country in such a bigger amount, and how crore of rupees has been spent on our visits? We were not allowed to go without Prime Minister. When I was minister, I was not allowed to go to official visit without Prime Minister clearance. Once I was invited by an important country, all expenses were of that country. But somebody has to go to the Prime Minister. And the Prime Minister, our Speaker was the Prime Minister, he rejected it, I couldn't go. Not a single penny of Pakistan was being spent. How this big amount, nearly a crore rupees, more than nearly 65 crores, more than that has been spent on only visit in this 1 year. What is this nonsense? We are begging, we are poor, we are, can't afford to think that how... जी ये जी मिनिस्टर साहब हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर साहब हैं उनकी एक हवाले से ये बात दुरुस्त है कि कैबिनेट डिवीजन्स जो हैं वो डायरेक्टली वजारत ख़जाना और फॉरेन ऑफिस के डिवीजन से समरीज प्राइम मिनिस्टर भेजते हैं और उस हवाले से कैबिनेट के जो ज़रिए समरीज की हैं अप्रूवल की, उनकी डिटेल हमने इसके जवाब में दी है। लेकिन जो बी सवाल है इनका, उसका जवाब क्योंकि रेलेवेंट डिवीजन्स ने जो डायरेक्ट समरीज भेजी हैं ख़जाना के ज़रिए या फॉरेन ऑफिस के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उसकी अप्रूवल की है, उसकी डिटेल कैबिनेट ने दी है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि रेलेवेंट जो डिवीजन्स हैं उनसे सेक्रेटेरिएट मालूमात ले लें कि उनका मकसद क्या था और उसके नताइज क्या निकले हैं। जो बी है उसका वाकई जवाब नहीं है इसमें, क्योंकि वो हमारी कैबिनेट के पास ना ही उसका कोई रिकॉर्ड है और ना ही किस मकसद के और किस इवेंट में पार्टिसिपेशन के लिए गए हैं। और दूसरा ये 65 करोड़ नहीं है मेरे ख्याल में, ज़रा देख लें। तो मेरी जनाब से स्पीकर साहब ये अब्बासी साहब ये आप मंगवा लें, सारी मिनिस्ट्री से सारी डिटेल मंगवा लें और आप हमें ऐवान को बताएं जी। देखिए ये सेक्रेटेरिएट, स्पीकर साहब मेरी आपसे गुजारिश है ये सेक्रेटेरिएट रेलेवेंट डिवीजन से मंगाए और जहां से भी है, लेकिन नहीं आप जरा समझें, ये सेक्रेटेरिएट जो नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट है वो रेलेवेंट डिवीजन से मंगाए। और दूसरा ये 65 करोड़ नहीं है जनाब स्पीकर, ये दोबारा जी कम है, ये अमाउंट कम है। तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है आप जी। इस सवाल को जी कमेटी में भेज दिया जाता है जी, और उस पे मेयर साहब ने कमेटी के बजाय रेलेवेंट डिवीजन से आप डिटेल्स बी की ले लें, बाकी पूरे आप सवाल कमेटी में ये जवाब मंगवा लें जी, वहां पे कमेटी में रेफर किया जाता है। ठीक है कर लें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहतरमा ताहिरा और औरंगजेब साहिब, आप नमाज के लिए गई थी, आपकी रिक्वेस्ट आ गई जी। क्वेश्चन नंबर बोलें। थैंक यू स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 96।
आंसर बी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री सवाल करें। जी मेरा राणा एजुकेशन साहब ये मिनिस्टर साहब आपके से मुतालिक है जी। ये राणा तनवीर साहब ये आपके मुतालिक ही सवाल है। मेरा एजुकेशन मिनिस्टर साहब से ये सवाल है कि रावलपिंडी डिवीजन बहुत बड़ा है, जिसमें मरी, कहूटा, कोटली सतिया, गुजर खान, अटक, टेक्सला व बहुत से इलाके आते हैं, लेकिन यहाँ लड़कों के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं। लड़कियों के लिए एक यूनिवर्सिटी बहुत अरसा पहले बनी थी, फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी। तो क्या मिनिस्टर साहब का कोई इरादा है रावलपिंडी के अंदर भी लड़के जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए, कोई फैसलाबाद भागता है, कोई लाहौर जाता है, कोई मुल्तान जाता है, तो पिंडी के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त हो जाए कि ये बच्चे यहीं पे हायर एजुकेशन डिग्रियां ले सकें? मिनिस्टर साहब बता जी दें मेहरबानी। मोहतरम राणा तनवीर साहब जी। राणा तनवीर साहब को माइक खोलें जी। मोहतरमा तारा औरंगजेब साहबा, ये हर सूबा पंजाब का जो भी मसला होता है वो मेरे पास पेश कर देती है। परसों तरसों मुझे इन्होंने एक काम कहा तो मैंने कहा कि फ़ौरन करते हैं ये काम, तो मैंने जाके देखा तो वो भी पंजाब की हुकूमत का था। तो मेरा हाल ये पढ़ते पढ़ते है नहीं, बस कोई इनको दे देता है चीज़ और ये पेश कर देती है। ये रावलपिंडी में जो भी बनना है वो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाना है। हमारे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, हमारी डोमेन उतनी है बस। शुक्रिया जी। 17 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 40 है, वहाँ पे हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ, रातों रात यूनिवर्सिटी बना दूंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। क्वेश्चन आर लीव्स एप्लीकेशन है जी। Mr. Gosbas Meher has requested for grant of leave. Chaudhry Iftikhar Nazir has requested. Mr. Khan Mohammad Jamali has requested. Mr. Amir Ali Khan Maksi has requested. Mr. Ramesh Lal has requested. Mr. Ali Gaur Khan Baloch has requested. Rana Iradat Sharif has requested. Muhtarma Aisha Ghosh Pasha has requested. And Dr. Zulfikar Bhatti has requested for grant of leave. Is leave granted? Leave granted. Item number 3, calling attention. Alia Kamran to move item number 3. जी शुक्रिया जी। जी मैं मोहतरम वज़ीर बराए दाखिला की तवज्जो आवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाली फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाऊंगी, जो इस्लामाबाद में बिलखसूस ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम में इजाफ़े से मुतल्लिक है। जी मैं इंटीरियर से कौन है जी जवाब देगा? अबाई साहब ये मंडे को मिनिस्ट्री की तरफ से यही कहा गया था कि इसको डिफर करें, मंडे को ये आएंगे, लेकिन ना मिनिस्टर है, ना कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी है, ना स्टेट मिनिस्टर है लॉ का, इंटीरियर का। ये अब 2 हफ्तों से हैं जी, और इसी तरह नहीं चल सकता जी। मिनिस्टर साहब को या स्टेट मिनिस्टर साहब को बुलाया जाए, उसको बुलाया जाए जहां पे भी है, ईवान में आए और इसका जवाब दे जी। नहीं जी, इसको बस अब मिनिस्टर को भी बुलाते हैं जी, और ये स्टेट मिनिस्टर अगर है और या मिनिस्टर साहब है, आप आ जाएं। जब आ जाएंगे तो इसको ले लेते हैं जी। आइटम नंबर 4, राना तनवीर हुसैन साहब। सर ये पता नहीं क्या कितने, सॉरी जी सर, ये यूनिवर्सिटी के लिए मैं एक बिल है, कलम बीबी इंटरनेशनल वुमेन इंस्टीट्यूट बन्नू, यूनिवर्सिटी नहीं है ये इंस्टीट्यूट है, लेकिन सर इसमें मेरी गुजारिश है, मैं आज पेश कर रहा हूँ। पहले इंट्रोड्यूस करें जी और इसको। जी भाई आई beg to move to introduce a bill to provide for the establishment of Kalam Bibi International Women Institute Bannu, the Kalam Bibi International Women Institute Bannu, Bill 2023. The bill stands introduced.
जी आइटम नंबर 5 मूव करें जी। इसमें मेरी गुजारिश है कि इस पे बिल्कुल मैं तो इसके हक में हूँ, हो भी जाएगा, लेकिन ये आप स्टैंडिंग कमेटी को चाहे एक दिन इसको मूव करें जी। मैं गुजारिश करता हूँ, तो बेहतर है कि इसको हम उधर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई एक दिन के लिए चाहे भेज दें, कह दें इनको पाबंदी, इधर चेयरमैन साहब बैठे हुए थे तो आ जाएगा, तो उस दिन मेरा लिए प्रोसेस बाकी का आप मूव करें जी, मूव करें। नहीं अब देखिए ना, आइटम नंबर 5 मूव करें जी। नहीं अब 5 में है, इसको टेकअप करना है हमने पैसेज के लिए, तो पैसेज के लिए मेरा हाल है अगर हम कंसिडर करेंगे तो उससे मुनासिब होगा। ये फ्राइडे को भी हुआ था जी। जी फ्राइडे को भी इसी तरह हुआ था जी। नहीं हुआ था, लेकिन वो और चीज़ थी, वो स्टैंडिंग कमेटी वगैरह से पास हुआ था सारा, लेकिन इसमें कोई इशू है जी। मुझे कहा गया है कि आप एक दिन के लिए भेज दें, हम कर देंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपका मुझे पता है, मैंने आपसे वादा किया है, ये कल या परसों ले आए, हो जाएगा ये मेरी दरख्वास्त है, आपसे मान लेंगे तो मेरा अच्छा है ये। मूव करें ना जी, अब तो ये मूव करें आइटम नंबर 5, मूव करें, मूव करें। लेकिन मैं कंसिडरेशन के लिए किस तरह ये बताए ना, ये मैं अब द बिल टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कलम बीबी इंटरनेशनल वुमेन इंस्टीट्यूट बनू, द कलम बीबी इंटरनेशनल वुमेन इंस्टीट्यूट बनू एज इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल असेंबली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट वंस, तो मैं फिर यही कहूँगा कि इसको आप रेफर कर दें। ठीक है जी, रेफर करें। It is referred to the committee. Item number 8 जी खुरम दस्तगीर साहब नॉट प्रेजेंट। ये क्या हाल बनाया हुआ है जी मिनिस्टरों ने, इस तरह तो ईवान नहीं चलता जी, इस तरह ना ईवान चलता है जी, और ये हालात हैं जी मिनिस्टरों के। और सॉरी टू से यहाँ पे, और ना इंटीरियर से कोई आता है, ना खुरम दस्तगीर साहब यहाँ पे हैं, तो इस तरह जी ईवान ना चलता है जी। In exercise of the power of conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I hereby provoke the National Assembly summoned on 15th February 2023 on the conclusion of its business, SD Dr. Arif Alvi, President of Pakistan.